एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। देखिए हम लोग पॉलिटी के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत जल्दी करेंगे, हिंदी में भी बोलूँगा, इंग्लिश में भी हैं। इंग्लिश में दिख रहे हैं, हिंदी में बोलूँगा, टेंशन कोई नहीं लेगा। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, मैंने ग्रुप क्लोज़ कर दिया है, मैं कुछ कर नहीं सकता अभी। देखूंगा अगर संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो एक और ग्रुप बना लूँगा, जो मैं बनाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ हैं पढ़ने वाले जो रह गए हैं जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं एक ग्रुप और बना लूँगा 50 लोगों का। मैंने 200 लोगों का ग्रुप बनाया, मैंने क्लोज़ कर दिया उसको। जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको मैं बाहर कर दूंगा, लेकिन ग्रुप अब ओपन नहीं करूँगा वापस। जितने थे उतने आगे बहुत हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी। कौन सा कथन राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में सही है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। यह है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई जा सकती है। सही स्टेटमेंट है, गलत। दूसरा स्टेटमेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा से राष्ट्रीय आपातकाल को अलग रखा गया है, मतलब न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा मिली हुई है राष्ट्रीय आपातकाल को। तीसरा स्टेटमेंट है, द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वॉज इशूड ऑन अकाउंट ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, बताइए। देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल को 3 आधारों पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। कौन से 3 आधार हैं? पहला आधार है आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। दूसरा आधार है एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहरी संघर्ष। और तीसरा आधार है वॉर, युद्ध। अगर इन तीनों आधारों की या तो युद्ध होने की संभावना हो या फिर युद्ध हो चुका हो, या तो बाहरी संघर्ष होने की संभावना हो या फिर बाहरी संघर्ष हो चुका हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना हो या फिर हो चुका हो, इन आधार पर राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल की लिखित रिकमेंडेशन पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? 3 आधार, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। क्या यह न्यायिक समीक्षा से फ्री है, मुक्त है? नहीं, ऐसा नहीं है। 38वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रयास किया गया कि इसको न्यायिक समीक्षा से दूर कर दिया जाए, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जो 38वां संविधान संशोधन का मतलब ये एक्ट था, इसको हटा दिया गया। साथ ही साथ मतलब ये जो प्रोविज़न थे 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इनको डिलीट कर दिया गया। साथ ही साथ मिनर्वा मिल केस जो कि 1980 में हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मलाफाइड। अगर गलत आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ऐसा बोल दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट का मतलब कौन सा सही हो गया इसमें? अच्छा हाँ, थर्ड स्टेटमेंट लिखा है, फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज इशूड ऑन अकाउंट ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर। तो याद रखिए, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में इंडिया चाइना वाले युद्ध के दौरान। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही है? सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। कैन भी लिखा हुआ है, मस्ट भी नहीं, कैन भी लिखा, 3 आधार हैं लेकिन एक आधार तो इसमें लिखा हुआ है ना, आर्म्ड रिबेलियन। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, सर आपने इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात नहीं करी। देखिए, आंतरिक कलह पहले मूल संविधान में एक आधार था राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने का, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक कलह को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के आधार से हटा दिया गया। उसकी जगह पे कौन सा नया आधार जोड़ा गया? इसका नाम है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। Which of the following institution is regarded as the balancing wheel of fiscal federalism in India? मतलब ये कह रहा है कि राजकोषीय संघवाद के लिए इनमें से कौन सी संस्था बैलेंसिंग व्हील का काम करती है, संतुलन बना के चलती है? तो इसका आंसर है फिनेंस कमीशन। डी ऑप्शन याद रखिएगा, फिनेंस कमीशन को कहते हैं बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। फिनेंस कमीशन के बारे में याद रखिए कि वित्तीय जो आयोग है यह है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत लिखा हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 148 से। क्या आगे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अनुच्छेद क्या है, संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक क्या की बात की गई है। ठीक है,
एस्टिमेट कमेटी, याद रखिए एस्टिमेट कमेटी के बारे में कि इसमें सबसे अधिक मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर होते हैं एस्टिमेट कमेटी में। नीति आयोग के बारे में याद रखिए कि नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्था नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, ये याद रखिएगा। और इसका चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका चेयरमैन होता है नीति आयोग का, ठीक है। राज्यसभा कैन विदहोल्ड इट्स कंसेंट इन केस ऑफ मनी बिल दी मैक्सिमम पीरियड ऑफ, अच्छा ये कह रहे हैं कि बताइए किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है। ऑप्शन दिखा है 14 वीक, 6 मंथ, 10 डेज, 14 डेज। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो याद रखिए कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह धन विधेयक को अधिकतम 14 डेज तक ही रोक सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। इसी के साथ याद रखिए कि किसी भी साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक रोकने का अधिकार रखती है, और अगर किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक लेती है तो 6 महीने से अधिक समय तक रोकने को, अगर 6 महीने तक भी रोक लेती है तो इस दशा में संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ऐसा अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है ना, दोनों सदनों की मिला के जो बैठक होती है, ऐसा अनुच्छेद 108 में लिखा है कि अगर किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक रोकती है तो इस दशा में संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लिखा हुआ है, ठीक है। साथ में ये भी याद रखिए, इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि मनी बिल के केस में, मतलब धन विधेयक के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं, मतलब संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अगला क्वेश्चन हो सकता है इसी प्रकार बन जाए, तो ध्यान रखिए इस चीज को। अगला क्वेश्चन है कि बताइए जोनल काउंसिल, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? लिखा हुआ है जोनल काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्रिएटेड टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। ये जो जोनल क्षेत्रीय परिषद हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये जो जोनल काउंसिल हैं यह संवैधानिक संस्था है। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया कि जोनल काउंसिल संवैधानिक नहीं है, ठीक है, ये याद रखिए, संवैधानिक संस्थाएं बिल्कुल नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है जोनल काउंसिल आर मैंडेटेड टू मीट एट लीस्ट वंस इन अ 2 ईयर। ये लिखा है कि क्षेत्रीय परिषदों को 2 साल में एक बार तो कम से कम मिलना ही होगा। ये भी स्टेटमेंट गलत है। जोनल काउंसिल के लिए ये लिखा हुआ है कि जब चेयरमैन चाहे तब मिल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत समझ में आ रहे हैं इसमें। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया? नाइदर 1 नॉर 2, ना तो पहला और ना ही दूसरा, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन आर, मतलब प्रश्न काल के संबंध में, 2 आर होते हैं ना, एक तो 0 आर होता है, एक होता है क्वेश्चन आर, मतलब शून्य काल और प्रश्न काल। क्वेश्चन आर के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है? लिखा हुआ है इट इज अ पार्लियामेंट्री डिवाइस मीन्ड फॉर एक्सरसाइजिंग लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव एक्शंस। यह एक संसदीय डिवाइस है, पार्लियामेंट्री डिवाइस है। किसके लिए बनाई गई है? ये बनाई है इसलिए कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे, जो कार्यकारी काम हो रहे हैं, जो कार्यपालिका काम करती है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, उन पर लेजिस्लेटिव का कंट्रोल हो पाए। यह संस्था, यह क्वेश्चन आवर्स का यही उद्देश्य, मेन उद्देश्य इसका ये है। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है ड्यूरिंग दी क्वेश्चन आवर क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स। क्वेश्चन आवर्स के दौरान प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये पब्लिक मेंबर बिल और प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पब्लिक मेंबर बिल का मतलब होता है जो सदन में सत्ता में हैं उनके द्वारा लाए हुए बिल को पब्लिक मेंबर बिल कहा जाएगा। जबकि जो सत्ता में नहीं है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में राहुल गांधी सत्ता में नहीं है, तो अगर राहुल गांधी कोई बिल लेकर आते हैं तो ये कहा जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। जबकि नरेंद्र मोदी अगर कोई बिल लेकर आते हैं तो उसे कहा जाएगा पब्लिक मेंबर बिल, ठीक है। ये अंतर रखिए याद। ये पहला स्टेटमेंट एकदम सही लिखा हुआ है कि इट इज अ पार्लियामेंट्री डिवाइस मीन्ड फॉर एक्सरसाइजिंग लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव एक्शन। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आवर्स के दौरान क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मंत्री को ही जवाब देना है। अगर कोई बिल ऐसा है जहां पर ऐसी कोई बातें की गई हैं जिसका प्राइवेट मेंबर से संबंध है तो उसे भी जवाब देना होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन, इसका आंसर ओनली 1 इज ट्रू स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको कुछ घाटा तो आपका हो नहीं रहा। वैसे भी आप दुनिया भर की जगहों से पढ़ रहे होंगे, मानेंगे है नहीं, पढ़ते रहिए लेकिन इसको भी देखते रहिए, आपको इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन करिए, बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज आपके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।